जीएसटी छूट, एक्समैन का दर्जा, और तो कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे ना। तो एक छोटी छोटी चीजों से जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद शुरुआत करते हैं, झाड़ू लगाने से लेके हम भी वही है ना। मैं भी चौकीदार, असली चौकीदार ये सुविधाओं से महरूम। उम्मीद कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का दफ्तर यहाँ से 500 गज दूर, राजपथ नहीं कर्तव्य। अरे हमसे कर्तव्य परायण तो हमसे बढ़िया कौन जानता है। हम ही तो है जो देश की चाक चौबंद चौकीदारी निभा रहे हैं। आप बोलोगे 14 फरवरी को क्यों? क्योंकि पुलवामा डे पे हमने शहादत दी थी 40 जवानों की। उन जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित जंतर मंतर पे किए जाएंगे। एडीजी साहब कुछ बोले। जो पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से हमारे पदाधिकारी एसोसिएशंस के आदि यहाँ आए हैं, वो इस चीज़ का द्योतक है कि इन अर्धसैनिक बलों की जो मांगे हैं बहुत समय से लंबित हैं। अब समय आ गया है कि सरकार उन पर सुनवाई करे और तत्परता से निर्णय ले। और आज बड़ी खुशी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों के पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, और उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए ये मांग की है कि जो भी हमारी लंबित मांगे हैं सरकार उन पर तुरंत निर्णय लेगी। जय हिंद, जय तेलंगाना। श्री के बाबू राव को भी जो है बिग सैल्यूट जाए कि जिन्होंने दान किया, जिसके कारण हम भोजन का आनंद लेंगे। अमेरिका तक आपका आशीर्वाद पहुंचे। के बाबू राव, थैंक यू सो मच। जनरल आनंद जी, ओके, थैंक यू सो मच। लोगों को पता तो लगा। तो खैर, तारादत्त जी शर्मा हमारे उत्तराखंड से आए, देवभूमि से। आइए, अपने जो है यही है वो जो धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं और इस मंच ये पूरे विभाग लोग जिन्होंने सभा रखी है, हमारे एडीजी साहब, मैं उनका पूरे पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से, सब कोनों कोनों से जितने भी हमारे संगठन वाले यहाँ पर आए हैं, उनका मैं पुनः इस दिल्ली के अंदर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी एक बात हुई थी, उस बात को मुझे याद आ रही है कि हमारा आदमी संसद में जाना चाहिए। मैं आपके सामने ऐसा शख्स खड़ा हूँ, मैंने इस बार विधायक की दावेदारी की थी अपने क्षेत्र से, क्षेत्र रानीखेत से, और सिर्फ एक्स पैरामिलिट्री वाला सिंगल मैं बंदा था, एक आर्मी का था, 2 बंदे थे हम लोग और बाकी शिविर थे हमारे। परंतु दुर्भाग्य समझूंगा, या तो मेरा दुर्भाग्य है या हम लोगों का दुर्भाग्य है कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। पूरी कोशिश की है, लास्ट दम तक मैंने जोर लगाया है। ये मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी मैंने हर जगह मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारी आवाज हर जगह बुलंद हो, हर जगह पहुंचे। अभी हमारे एडीजी साहब की सदस्यता में टिकट नहीं दी इसने पूरी जिंदगी। आफ्टर सुपरनेशन सत्ता पक्ष जो अभी बैठे, नाम लेना उचित नहीं है, उनको टिकट से इग्नोर किया गया। ये बहुत बड़े दुख की बात है, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए आवाजें आ रही है कि अपनी ही पार्टी, पैरामिलिट्री चौकीदारों की पार्टी चलिए। और भिंड मुरादा की धरती से जैसे ही मैंने पढ़े तो मैं आपको बुरा मत मानना, इसमें कई आपको बुरा भी मान जाएंगे। हम आपको अगर याद होगा तो जंतर मंतर से जब हम मार्च किया था, भाई रणजीत सिंह जी की अगुवाई
संगठन ये विघटित हुआ पता नहीं किन कारणों से, तो मैंने एक मैसेज पढ़ी कि हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी कहीं गए हैं तो उनको अरेस्ट कराने के लिए भी कार्रवाई हुई। और वो किसने की? संगठन के ही लोगों ने। डीजी हेडक्वार्टर्स, सीपीओ के, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनमें लिख दिया कि ये तो जाति संगठन है। अरे दो भाई हैं, दोनों भाई कौन कौन से हैं? मुकेश अंबानी अपने अपने धरने पर चल रहे हैं, वो हमारा है, गोरखपति आपस में लड़ते ही। अरे संगठन एक मैसेज मैंने पढ़ी कि ये इसमें आदमी आकर के कूद पड़ा, तो ऐसे विरोध मत रखिए आप संगठन को। दोनों संगठन क्या है? सपना एक सबकी हिसाब का मैंने मैसेज मैंने पढ़े, तो मैं आपको बुरा मत मानना, इसमें कई आपको बुरा भी मान जाएंगे। हम आपको अगर याद होगा तो जंतर मंतर से जब हम मार्च किया था भाई रणजीत सिंह जी की अगुवाई में, तो वहां पे लाठियां चली थी। उसमें हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट मुरैना का भी एक घटना हुआ था, और 15 मई को। तो मैं और एक तेवतिया जी थे जो अब हमारे संगठन से शायद विमुख है, और हम 2-3 जने थे, हम हॉस्पिटल भी गए थे, और हमने ये कहा था कि भाई इसको हम लेकर के जाएंगे, जो हमने इसको हैंडओवर कैसे करेंगे? जब हम वहां से चलते हैं, हम बसों से आया करते थे, मुरैना से 2 बसें लाते थे, तो एक आदमी का किराया 700 रुपए लगता था। तनख्वाह कितनी, पेंशन कितनी, आप सब जानते हैं। 10 उस समय 10, 12, 13, 14, उसमें से वो आदमी यहाँ आ रहा है और आकर के संगठन के लिए तत्पर हो रहा है। लेकिन जब संगठन ये विघटित हुआ पता नहीं किन कारणों से, तो मैंने एक मैसेज पढ़ी कि हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी कहीं गए हैं तो उनको अरेस्ट कराने के लिए भी कार्रवाई हुई। और वो किसने की? संगठन के ही लोगों ने। डीजी हेडक्वार्टर्स, सीपीओ के, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनमें लिख दिया कि ये तो जाति संगठन है। अरे दो भाई हैं, दोनों भाई कौन कौन से हैं? मुकेश अंबानी अपने अपने धरने पर चल रहे हैं, वो हमारा है, गोरखपति आपस में लड़ते ही। अरे संगठन एक मैसेज मैंने पढ़ी कि ये इसमें आदमी आकर के कूद पड़ा, तो ऐसे विरोध मत रखिए आप संगठन को। दोनों संगठन क्या है? सपना एक सबकी हिसाब का मैंने आपके कानों में डालना चाह रहा था। आदरणीय चेयरमैन महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि अभी सभी से थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। सभी लोग बैठे हुए हैं एमएससी एसीपी के चक्कर में, कोर्टों में जा रहे हैं, वकील ठग रहे हैं। मेरा खुद का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, 3990 केस अभी स्टिल पेंडिंग है पैरामिलिट्री फोर्स से। और ये चेयरमैन महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये केस इसी तरह चलते रहे तो हाईकोर्ट में पता नहीं कितने चल रहे होंगे। हमारे डीजी के बारे में जो बात इन्होंने कही है, डीजी से मुलाकात करके और अगर इन बातों को सुलझाया जाए तो हमारे लोगों को रुकने और ठहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ होकर के हम तन मन धन से इस अपने मुहिम में अगर आगे जाए तो हमको बिल्कुल सफलता मिलेगी। हमारे साथ अन्य एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में अनेक बने हुए हैं। सब एसोसिएशन का एक ही नाम हो, एक ही काम हो, एक ही उसके लिए हम तन मन धन से राजी। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप तन मन धन से आए और जहाँ भी आपको बताया जाता है करें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, भीड़ का हिस्सा तो बनिए, ताकि हम सरकार हमारी भीड़ को देख करके ये तो समझे कि हाँ ये कुछ करने वाले हैं। हमें जो मिल रहा था मिल आने वाले सर्वे के लगा हम कुछ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य हमारा क्या होगा? अगर हमने उनके कुछ नहीं किया तो वो हमें गाली देंगे और हम उसके
मैं भी नाराज हो गया। सभी हम जाके मंच पे बैठना है तो कैसे होगा? नाराज इस बात का नहीं है। हम लोग सब मिलके कुछ पल, आज सुबह मैंने 1-1.5 घंटा लगा, अपना क्रेडिट कार्ड से, अपना जेब से कोई फंड नहीं, टिकट मैंने फ्लाइट का बुक किया 5 लोगों का, और धारवाड़ से 5 लोग, गुलबर्गा से 3 लोग, हम लोग लगभग 15 लोग आए कर्नाटका से, इधर जो आसपास के आए हुए। मेरा विनती इतना ही है, यदि हम आगे कामयाब होना है तो नेशनल लेवल में एक ऑफिस होना है, वो चिट्ठियाँ बराबर सरकार को और जो फोर्स हेड्स को और स्टेट गवर्नमेंट को लिखते रहना चाहिए। वो भी खास करके जो एडिशनल डीजी साहब जो है उनका रैंक बहुत बड़ा है तो मायना लगता है। मैंने कई चिट्ठी लिखा हूँ, जो इधर सेंट्रल में लिखा हूँ, स्टेट को लिखा हूँ, हमको बुलाता ही नहीं है। एक एडिशनल डीजी अपना सिग्नेचर अपना हौदे पे लिखता है तो उसको कार्रवाई होता है। और यहाँ बोल रहे थे MSCP, ACP, इंक्रीमेंट, कई प्रॉब्लम्स है और खास करके हम लोग जरूर मेट्रिकुलेशन +2 डिग्री किए होंगे और पत्राचार के सक्षम नहीं है। ये अपना पार्लियामेंट्री कोर्स का थोड़ा हमारा सलाह सूचना देने के लिए मैं बात करूँगा। अपना पहले सलाह सूचना छोटा खर्च के लिए, मतलब हर गांव में एक पार्लियामेंट्री का कोर्स का आदमी रहेगा, पक्का रहेगा। उसका एक कैलेंडर बना दीजिए, हमारा गांव में पूरा सब लोग के घर में पहुंचा दीजिए। हमारा पार्लियामेंट्री का कोर्स सबका पता चलेगा। उसके बाद में हमारा तहसीलदार का कोई भी मंडल प्रेसिडेंट होता है, उन्हीं का सब लोग का हर घर में, हर ऑफिस में पहुंचा दीजिए। उसके बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट में होता है, कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, उनका भी हमारा कैलेंडर भेज दीजिए। वहाँ पर हमारा पार्लियामेंट्री कोर्स का पता चलेगा। क्यों? ये एक एग्जाम का एक अंदर एक हमारा ये कोर्स का कहीं भी हमारा कैलेंडर देखेगा, हमारा राइटर का पास रहेगा, LIC का वहाँ पर किसी का नाम होगा, वो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर LIC का वो नाम पता चलता है, इसलिए एक अंदाज पता है। उसके बाद में एक ये हमारा हिंदुस्तान का हम कभी नहीं पता चलेगा। एक पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? एक किताब में अपना स्टेट में वो हमारा पार्लियामेंट्री कोर्स का एक पेज होना चाहिए। एक पेज हो जाएगा तो तब हम पार्लियामेंट्री का कोर्स बोल के पता चलेगा। क्यों? आज कोई भी दिल्ली पब्लिक स्कूल कोई भी पढ़ा लिखा आदमी पूछेगा तो हम पार्लियामेंट्री कोर्स का, हम BSF CRP का, फिर लास्ट में बोलेगा सर आप आर्मी का। सर आप कैसे बोल सकते हैं? हम अभी तक आपका बता दिया था। सर आप साइंस टीचर का सोशल कैसे का बता सकते हैं? सर हम पार्लियामेंट्री कोर्स का हैं, वो बात बोला था। ठीक है सर, हम सारे सर ये बात होना चाहिए तो कम से कम हमारा पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए ये। उसके बाद में ये हिंदुस्तान में कैसा भी मतलब ये पता चलना पड़ेगा पार्लियामेंट्री कोर्स का। कोई भी हमारा महाराष्ट्र का मैडम जी है, कर्नाटका साहब जी है, हमारा ऊपर गाना होना चाहिए। उसके बाद में हमारा एक फिल्म होना चाहिए, तब तो हिंदुस्तान का पूरा पता चलेगा। 2024 आने वाला इलेक्शन का पहले ये पिक्चर हम निकालना पड़ेगा। ये सब लोग अपना तारीफ से वहाँ पर जाके कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी उनका मदद लेके हमारा पार्लियामेंट्री कोर्स का सिर्फ नाम होना चाहिए पार्लियामेंट्री, कोई भी उसका नाम नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री का पिक्चर 29 स्टेट में पूरा अपना पिक्चर चलना पड़ेगा एक बार। मेरा नाम है कड़क भूषणपति, तेलंगाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप जैसे दीवाने दस्ताने गलत हो जाएंगे तो मंजिल आसान होती है। और इसी कड़ी में हम सुरेंद्र जी यादव
हमारे पायलट के बहुत ही कर्मठ थे जिन्होंने पूरे इस हिंद मुराना ग्वालियर को जोड़ा है। इतने सारे एक फोर्स रिलीज होती है, वो धावक दौड़ते हैं। अगर वो फोर्स रिलीज को क्या काम करता है, वो आखिरी लाइन तक जज्बे को आखिरी लाइन तक आप संभाल के नहीं रखोगे तब तक आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हो। और एक लास्ट बात मैं ये कहता हूँ कि जंजीर लंबी होना जरूरी नहीं है। जंजीर अगर छोटी है, उसका हर कड़ी मजबूत है, तो वो छोटी कड़ी ही, छोटी जंजीर ही बहुत ताकतवर बन सकती है। अगर वो लंबी है और उसमें कमजोरी है तो वो इतना काबिल तारीफ नहीं है। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ और सभी को यही अपना वो एक निवेदन करता हूँ कि जहाँ पर भी कोई सभा होती साल में 6 महीने में, वहाँ पर अपने अपनी जगह पर 1 नहीं 2 10 जो भी जितने होते हैं उनको लाने की कोशिश करें। जय हिंद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन तरफ से ये पार्लियामेंट जो देश के चारों कोनों से आए, उनकी आवाज सरकार के सत्ताधीशों तक पहुंचे। यहाँ से चंद कदम की दूरी पे माना के माननीय प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं। बिग सैल्यूट। सर, हमें सुधार के नाम पे हम थके से हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आए दिन रोज शहीद होते रहते हैं। और अभी कहीं मत जाइएगा, आपका लंच का बंदोबस्त है। सरहदी चौकीदारों के लिए कुछ भी नहीं। सैनिक कल्याण बोर्ड के गठन में सरकार को क्या चाहिए? कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए। झंडा दिवस के नाम पे क्या चाहिए सरकार को? बजट की जरूरत नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ये बात हमारे लिए नेतृत्व में 2 फरवरी को पिछले साल हम सेक्रेटरी साहब को बताया गया, जो उन्होंने कहा कि ये सरकार सोच रही गंभीरता से 21 से 31 अक्टूबर तक हम इसका ऐलान करें। आज तक ऐलान नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बार कहा गया कि आप जो है फिल्मी सितारों के साथ, गेम वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि कम से कम 20 लाख नहीं, अब 33 लाख हो गए, क्योंकि 33 लाख आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट ने बांटे। तो 33 लाख परिवारों के प्रतिनिधियों को माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाइए तो सही 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को। NDRF का जिक्र किए थे, खाकी का कहाँ पे? पुलिस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में। काफी गमगीन हुए थे प्रधानमंत्री। समय आ गया और जागो पैरामिलिट्री परिवारों, जागो। हम एक दूसरे की काट नहीं करते, हम किसी को नहीं कहते कि उसका दामन साफ है, हमारा ऐसा है। हम तो कर्म कर रहे हैं। और अगर पैरामिलिट्री के परिवारों की आवाज उठाना गंभीर अपराध है तो ये अपराध हम माफ करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर, जो कि खासकर CRPF के, मैं जो भी CRPF का हूँ, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा कम है। CPFF कैंटीन के बारे में और लीकर के बारे में कई लोगों के सवाल हैं जो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके आपको समझाना चाहूँगा। पहले CPC हुआ करती थी सेंट्रल पुलिस कैंटीन। मिनिस्ट्री ने जो भी विचार किया, अब उसको 2 हिस्से में बांट दिया गया। केंद्रीय पुलिस कल्याण केंद्र, इस तरह से एक ग्रोसरी की कैंटीन अलग बना दी गई और लीकर की कैंटीन को सब अलग विभाजित कर दिया गया। लीकर की कैंटीन का जो सिस्टम है, जिस तरह से आर्मी के पैटर्न पे एक आपके पास कार्ड मिल जाता है, वो कार्ड आपके पास होगा तो आप किसी भी कैंटीन में जा करके, CPMF की कैंटीन में जा करके आप उसी तरह से लीकर या ग्रोसरी आइटम ले सकते हैं, जिस तरह से कि आर्मी के सिस्टम में आर्मी वालों को मिलता है। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, मैंने थोड़ा अंदर घुस करके अध्ययन करने की इसमें कोशिश की है। CRPF सबसे बड़ा बल होने के नाते सर इस समय 3.5 लाख कार्ड बनाने बड़ा मुश्किल काम है।
और वो कार्ड जो बनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अभी तक सीआरपीएफ में सेंट्रलाइज कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बड़ी देरी हुई है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है जो मुझे बताया गया कि जो एजेंसी प्रोक्योरमेंट करेगी लीकर का शराब, अब क्योंकि करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में है हिसाब किताब, तो गवर्नमेंट की बड़ी सजग है क्योंकि बिचौलिए इसमें हाथ मारना चाहते हैं, चाहे वो सप्लायर हो और चाहे वो हम टेकर हो। हम कंज्यूमर हैं और सप्लायर जो है फैक्ट्री वाले हैं, शराब माफिया है और उसमें पॉलिटिशियन भी बहुत सारे हैं क्योंकि शराब के जितने भी सर बड़े बड़े वायर हाउस हैं या जितने भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं डिस्टिलरीज हैं वो सारे के सारे पॉलिटिशियन से सर जुड़े हुए हैं। तो ये सब सारा का सारा शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिचौलिए बीच में बिल्कुल ना रहें और जिस रेट पे ये शराब डिस्टिलरी देती है उस पर मिनिमम मार्जिन रख करके जैसे आर्मी को सप्लाई होती है उसी तरीके से सीआरपीएफ आईटीबीपी यानी सीपीएम को सप्लाई होती है। दूसरी फोर्सेज में जो छोटी फोर्सेज है एसएसबी है आईटीबीपी है कुछ हद तक बीएसएफ ने अपने सब कार्ड बना दिए लेकिन सीआरपीएफ में क्योंकि 3.5 लाख कार्ड बनने हैं ये प्रोसेस कब शुरू होगा जब टेंडरिंग हो जाएगी। जिस एजेंसी को वो ये काम दिया जाएगा वो एजेंसी इस कार्ड को बनाएगी और वो सेंट्रलाइज कार्ड होगा। ठीक उसी तरह से कार्ड होगा जैसे आपका एटीएम कार्ड। आपके बैंक में पैसे हैं तो सर आपको पैसे मिलते हैं, आपका महीने का कोटा उसमें है तो आपको शराब मिलेगी, चाहे आप किसी भी एटीएम में जाए। एटीएम से मेरा मतलब चाहे आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के किसी भी कैंटीन में जाए, आपने कार्ड डालना है, आपका कोटा डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा हम लोगों को धीरे से काम लेना होगा। खास करके उत्तराखंड के साथी जितने भी हैं वो बड़े ध्यान से इस बात को सुन लें। मुझे कई दिनों से ये बोला गया, कई दिनों से बोला गया एसोसिएशन की तरफ से स्वागतम आपको सबको वंदन अभिवंदन। मेरा नाम है देवेंद्र फ्रॉम तेलंगाना सेक्रेटरी। सर हमारा जो संगठन है अभी सबसे पहले मैं संगठन की जो छोटी सी बात है उसके ऊपर आता हूँ। हमारा सबसे बड़े कमी रही या रहेंगे ये मेरा मानना है क्योंकि दो आदमी हम चलते जाते हैं तो तीसरा आदमी पीछे से खींचने लगता है। अब ये कारण तो मुझे मालूम नहीं है क्यों, परंतु हम उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए। उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए, इसलिए नहीं रखना चाहिए क्यों हम एक मकसद एक अच्छा सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर सोचेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, नए कदम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मेरा विचार है। और जितने भी यहाँ पर चारों कोने से कश्मीर से कन्याकुमारी नागालैंड से इस तरफ अहमदाबाद जितने भी चारों तरफ से जितने भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस की एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव्स या नहीं तो सहकारी जो भी है उनको और एक बार मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा मानना है सर जो हमारा बारे में एक वार्ड करके वार्ड वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड इसको गठित किया हुआ है। मेरे हिसाब से वो कम से कम 5-6 साल हो गया, 7 साल हो गया। वो इसमें जो लिखा है वो सफ़ेद हाथी है तो बिल्कुल सही है, वो सफ़ेद हाथी है वो वाइट एलिफेंट उसका कोई ना उसको देखने के लिए तो बहुत बड़ी दिखती है बट दे हैव नो पावर्स टू इम्प्लीमेंट। जो भी उसके ऊपर आर्डर निकलता है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है वो कौन नहीं करता है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको तो शायद देखता भी नहीं होगा। उस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो एक रद्दी कागज है वो देखता भी नहीं है, उसके हम उसको लेके जाते हैं वो कौन सा रेफरेंस है हमको मालूम नहीं। हमारा सीएस के जाते हैं, हमारा कमिश्नर विभाग जाते हैं। हमारा एक मेरा रिक्वेस्ट ये है ये लिकर पॉलिसी साहब ने पोखरियाल साहब ने जिक्र किया था उसके बारे में मैं 2 बात करना चाहता हूँ। जो हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है सिंस 1 ईयर और जो ऑर्डर से जो CLMS सेंट्रलाइज्ड लिकर मॉनिटरिंग सिस्टम करके इन्होंने एक वार्ड की एक रेफरेंस दे करके रेफरेंस दे करके उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था उसको हमने लेकर के तेलंगाना गवर्नमेंट के पास गया था। तो वो लोग बोलता है ये तो हमारे अंडर है, हम ले या लाते हैं वो हमारा मर्जी है। तो मैंने बोला सर सेंट्रल गवर्नमेंट नथिंग वी डोंट नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके बाद में तो मैंने 1-2 बार विचार संस्था से रिक्वेस्ट करके टेलीफोन कराया था। वो लोग
भी अभी तक काम नहीं किया है। जो हमारा CS है और एक्साइज कमिश्नर है, वो दोनों आपस में पता नहीं उनका क्या चल रहा है, हमको मालूम नहीं है। हम कभी भी जाते हैं, हमारा अथॉरिटीज जो दिल्ली के पास सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पैरामिलिट्रीज है, जहाँ पर हमारे ADG लेवल का या वो एक ऑफिसर हमारा साउथ में हैदराबाद में बैठे हैं, उनका कोई मेरा उनका ब्लेम करने का मेरे कोई इरादा नहीं है। बट दे टोल्ड एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट या दूसरा कोई भी है, तो वो लोग हम जाते हैं, तो हम प्रोसेस स्टार्ट किया है, मगर कोई भी हिसाब से उस मामले हम सेटिस्फाई नहीं है। तो मैं इस मंच से सिर्फ हमारा HR साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर जो बात का रेफरेंस है उसको लेकर के हमारे तरफ से आप अपना तरफ से चिट्ठी लिखिएगा प्लीज़, क्योंकि ऑल स्टेट्स सबका सब जो है इसका लाभ उठा रहे हैं एक्सेप्ट तेलुगु स्टेट्स, तेलंगाना एंड आंध्रा। अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अगर हो जाएगा तो हम थोड़ा अच्छी बात है। बाकी जो भी इधर हनुमंतप्पा जी हैं हसन से, उनकी आवाज़ तो शुरू मुझे याद है, हमें याद है आपने जो है ADG साहब को मालूम हो कि आपने जो है पूर्व प्रधानमंत्री ADG श्री अचल देवगौड़ा जी से मुलाकात करवाई थी। और आइए 2 मिनट जरूर, आप अधिकारी हैं इस मंच। यहाँ कोई जात पात नहीं और कोई राइट नहीं, मेरा ख्याल से मैं यही समझता हूँ। रिटायर के बाद कुछ नहीं, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए देश के विविध कोने से यहाँ आए हुए, सिर्फ हम लोग अपने आप को जो है मान सम्मान कर रहे हैं, जो है पगड़ी उगड़ी लगा रहे हैं, और हो सकता है यहाँ फूलों का माला नहीं बनता। मेन मुद्दा अभी तक हुआ नहीं, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं ये पूछता हूँ, हम लोग इतना MLA MP बनने के लिए सोच रहे हैं, एक MLA क्षेत्र में कितना वोटिंग होता है, कितना वोट रहता है, उसमें अपना पैरामीटर पे कितना देते हैं? सोचिए, 1 लाख जहाँ वोटिंग होगा वहाँ कम से कम 50 आदमी होंगे मेरे ख्याल से, है कि नहीं? ये हो सकता है क्या? 2 मिनट होगा क्या? और यहाँ पर एक बैनर में जो लिखा हुआ आप लोगों को सबका अवगत है। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय HR सिंह साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सेक्रेटरी साहब और मंच पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उनका स्वागत करता हूँ, तथा इस मीटिंग में जो दूर स्टेशन से आए हुए सभी व्यक्तियों को मेरी तरफ से स्वागत नमस्कार। मैं एक फसल आपको बताऊंगा कि हम लोग का ये जो आज एक मैं मुद्दा है, एक बैनर ये पहले एक और एक चुप होकर हमने ये लड़ाई लड़नी है। जो पैरामीटर है वो एक है, लेकिन ये यहाँ पर रणजीत सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ
CRPF पेंशनर्स फोरम केरल का जनरल सेक्रेटरी है। पिछले 8 साल से इस संगठन के साथ यानी जनरल पार्लियामेंट्री फोर्स मार्टरी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में काम कर रहा हूँ। इनके साथ जंतर मंतर पर, राजघाट पर और हर जगह जहाँ भी देश के पार्लियामेंट्री जवानों के लिए जो भी मांग सरकार का सामने रखने के लिए आता है, तो सारे जो सरकार जब कर्मचारी को और उनको पदाधिकारियों को, उसका अलावा जो जनप्रतिनिधियों को यानी पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति तक जो चुने हुए चुनकर जनता से चुनकर जो आता है, उनको जो जनता का पूरा जो टैक्स है यानी उनका जो कर जो टैक्स है वो उनका देखभाल के लिए जब खर्च करता है, तो उसमें से एक चंद हिस्सा इन जवानों को भी क्यों नहीं दे सकते। आर्मी और नेवी एयरफोर्स को भी 2014 पर जो है पेंशन बंद किया था, मगर वो वापस कर दिया। मगर उस टाइम जो अर्धसैनिक है, CRP, BSF, ITBP, CASF, SSB, असम रेवल का ये जो पेंशन है वो दोबारा नहीं लागू किया। जो बंद पेंशन जवानों का लागू किया जाए और जवानों को उनका पद का मुताबिक जो भी उनका सर्विस के मुताबिक जो हक बनता है वो पूरा चाहिए। उसमें जो है दो मतलब जो है ये सौतेली सौदा है जो करता है। आर्मी जो कुछ अलग सौदा है, पार्लियामेंट्री जो सौदाओं से बाहर निकल रहे हैं, ये जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए। चाहे देश का सेवा कर रहे हैं वो भी, आर्मी भी देश का सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार जान दे करके पार्लियामेंट्री भी देश का सेवा कर रहे हैं। तो इन सेवाओं को इन्हें कोई अंदर नहीं रखना चाहिए। जो राज करने वाला अधिकारी इस पर गौर करना चाहिए कि हम भी यानी अर्धसैनिक भी बाल बच्चों को पोष कर परिपालन करना है, उनका देख रेख करना है, न कि आर्मी वाला ही नहीं, सब करना है। माँ बाप का, बुढ़ा माँ बाप का जो हमारा को 18 साल से लेकर के जहाँ तक जो कर दिया है। आज जो है मेन मुद्दा है, दिल्ली सरकार से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड में हमारे को कुछ आंकड़े सबमिट करने हैं। हरियाणा सरकार के जो 4 सितंबर को जो मीटिंग हुई, मंत्री जी 3 घंटे आपके बीच में बैठ के गए और अगली मीटिंग की घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने सभी अधिकारियों के साथ आपके साथ बैठूंगा। हम आप सभी वरिष्ठ अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि रणजीत सिंह साहब पिछले 8 साल से हो गए हैं, मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन DG जो हमारे फोर्स के हेड है यानी जो हमारे दुनिया है परिवार में, वहां से हमको आंकड़े मिले हैं सर, और वो आंकड़े हमारे पास नहीं उपलब्ध है। अगर वो आंकड़े हमको उपलब्ध हो जाते हैं सभी फोर्सेस के, चाहे वो भारतीय चेयरमैन के माध्यम से हो, चाहे वो जैसे भी आपके राइजन से हो, वो आंकड़े हर सरकार के सामने रखे बगैर हमारे हक की अदायगी नहीं हो सकती। ये आप बिल्कुल पक्का बांध लें गांठ। हम जिसके पास भी जाएंगे वो मंत्री अपने सेक्रेटरी के साथ बिठाएगा। सेक्रेटरी कौन होगा? IAS अफसर होंगे, IPS अफसर होंगे। उनको चाहिए आंकड़े कि आपके जिले में, आपके प्रदेश में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने सेवानिवृत्त हो गए, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है। जब ये चीजें हम देने में सक्षम होने लग जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान भी उसी स्पीड के साथ होने लग जाएगा। सरकारें पिछले 3 साल 4 साल से ये देखने में मिल रहा है कि लोग अब आपको पहचानने लगे हैं। पहले वो आपको मिलिट्री समझते थे, फौजी समझते थे, अब उनको समझ आ रहा है कि फौज में और पैरामिलिट्री में क्या फर्क है। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर उनको पूरा करना होता तब तो उनको मालूम था पैरामिलिट्री को जरूरत है, बुलाने के लिए बाढ़ आ गई, इलेक्शन आ गया, लेकिन जब देने की बारी आई तो कहने लगे आप तो फौजी हो, आपको तो सब मिलता है। यही बताने में काफी समय गुजर जाता है। एक और मैं बड़ी बात आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हम सब लोग मिनिमम
मेरा सादर प्रणाम। और ये प्रोग्राम यहाँ जो ऑर्गेनाइज किया, इन सभी प्रवक्ताओं को मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक दो पॉइंट में जल्दी कहना चाहता हूँ। आप में से कोई भी अपने बचपन में ये नहीं तय किया था कि मैं सीआरपी में नौकरी करूँगा, मैं बीएसएफ में, मैं आईटीबीपी में, एसएसपी में या कोई भी सीएसएफ में सर्विस में नौकरी करेगा, ऐसे कोई तय नहीं किया। जिस लाइन में आप जाके खड़े हो गए, हो सकता है वो बीएसएफ के लाइन होगा भर्ती का या वो सीआरपी के लाइन होगा। आपका नंबर आ गया है, हजारों में से 5, 10, 20, 100 सेलेक्ट हो गए, उसमें आपका नाम आ गया। इसलिए आप सीआरपी के हो गए, बीएसएफ के हो गए, सीएसएफ के हो गए, एटीबी के हो गए। आप 20 साल या 30 से 40 साल तक जो नौकरी किए हैं, वो इस देश का सेवा के लिए, इस देश की जनता के और इसका सुरक्षा के लिए आपने काम किए हैं। और अपने तंदुरुस्त, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और हमारे वक्त का परिवार परवाह न किए हुए पूरे दिल से सब कुछ भूल करके, चाहे आपके बच्चे पढ़ाई कर रहा है, आपके घर में घर बने हुए हैं, उसमें पानी बाढ़ आया हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है, वो भीग रहा है, ये कुछ नहीं आपके समझते। सिर्फ देश की सेवा के लिए आपने टाइम पर अपना जिंदगी गुजारा है। और अभी आपको ये हम बात करते हुए देखते मेरे को ऐसे नहीं लग रहा कोई सेवानिवृत्त है, क्योंकि इतना जोश अभी भी बना हुआ है जितना आप सर्विस के दौरान में आपके अंदर में थे। और इस वक्त में ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम कोई अलग अलग कोर्स के लिए पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल है, वो तनख्वाह नाम अलग अलग होंगे, लेकिन हमारा काम एक ही जैसे थे। चाहे वो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हो, सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का कर रहे हो, या कोई भी किस्म का प्रकार का ड्यूटी, तब एक ही जैसे 8 घंटे का, 10 घंटे का, नाम के भी 8 घंटे का है, लेकिन 10 से 12 घंटा 14 घंटे तक का है। तो अभी इस पैरामिलिट्री एसोसिएशन जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन का जो मकसद से आप इकट्ठे हुए, सबसे बड़ा फायदा आप एक दूसरे से जानने के लिए, पहचानने के लिए एक वक्त मिल गया है, मौका मिल गया है। सबसे बड़ा ये है हमारा इकट्ठा जो आवाज है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए एक ताकत है हमारे में, वो हम इस्तेमाल करेंगे, कर रहा है। और जितना इकट्ठा हो सकता है लोग एक साथ मिल करके, दूसरे अलग अलग एसोसिएशन है, मेरे को पता है कि हमारी जगह है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे एक साथ मिल लेंगे, एक साथ लाएंगे उनको, और अपना जो रास्ता एक ही है, पर्सन एक ही है, तो उसी के लिए हम काम करेंगे। और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, संस्था की तरफ से शुभकामनाएं। राज्यों से उपस्थिति देख के बहुत ही खुशी हो रही है, और शायद ये पहला मौका है जब सभी फोर्स के और सभी राज्यों के लोग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एक छत के नीचे इस प्रकार से देश की राजधानी में मुझे तकरीबन आज जिस राज्य से यहाँ पे लोग आए हैं, सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा का छोड़ के सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला है। और जो स्नेह और सहयोग आप लोगों ने दिया है वो बहुत ही जिंदगी भर की एक हमारी पूंजी के बराबर है। मुझे याद है अभी हम दतिया में गए थे कुछ दिन पहले, मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो वहाँ पे राम शर्मा जी यहाँ पे आज आए हैं। इन लोगों ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे हमें रिसीव किया, प्राइवेट गाड़ी से 3-4 घंटे का सफर करके दतिया ले गए। मौसम खराब था, यहाँ पे वाटरप्रूफ टेंट का अरेंजमेंट किया, और कोई जितने भी लोग थे सब लिए बहुत अच्छा लंच का आयोजन किया। तो मैंने वहाँ पे एक लड़का था हवलदार भोग सिंह बीएसएफ से, उसको अलग से बुला के कहा कि जितना खर्चा तुम्हारे इसमें हो रहा है हमसे ले लो। तो कहता साहब शर्मिंदा मत करो, 20 लाख रुपए का तो सोना चढ़ाया इस मंदिर में, बहुत बड़ी बात है। बुद्ध सिंह यादव, वो अध्यक्ष है वहाँ के दतिया के,
तो 20 लाख का सोना एक मंदिर में, उसी तरह से 20-20 लाख का 5 मंदिरों में, तो 1 करोड़ का तो उन्होंने दान ही किया हुआ था। और फिर इशारा करे साहब देखो ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, और वहाँ पे उसके इलाके के आने वाले और वो चाहे चुनाव भी लड़े काउंसिलर का। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम जाते हैं, हमारे जवान हैं, हमारे जो साथ नौकरी किए हुए हैं, वो बहुत आर्थिक रूप से सक्षम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आपका जज्बा है, आज इतना पैसा खर्च करके बाई दूर दूर से आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सब लोगों को संगठित होना चाहिए, एक बैनर के नीचे होना चाहिए, एक आवाज में सरकार को अपनी मांगों को पहुंचाना चाहिए। जितनी बातें अलग अलग राज्य से आए प्रतिनिधियों ने रखी है, उनके पदाधिकारियों ने रखी है, वो सब बहुत जायज है, हम उनका समर्थन करते हैं और उन सबको शामिल करते हुए 24 घंटे के अंदर रात ही हमने वो पत्र तैयार कर लिया प्रधानमंत्री जी के लिए। वो सारा मांग पत्र जो भी आज यहाँ पे बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है। और हमारी ओर से मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने में और बढ़वाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ये आपको महसूस नहीं होगा। अभी जो खास मांगे हैं, भारत सरकार ने एक आदेश किया हुआ है 2012 का कि जितने भी CAPF के सदस्य हैं, इनको एक्स CAPF का दर्जा दिया जाए और डिफेंस पर्सन की तर्ज पर इनको भी वही सुविधाएं दी जाए जो आर्मी पर्सन को दी जाती है। अब उसमें राज्य सरकार की कार्रवाई है, तो अलग अलग राज्य सरकार उसमें अलग अलग कार्रवाई कर रही है। मेरा आपसे गुजारिश है कि जितने भी राज्यों के पदाधिकारी हैं, राज्य स्तर पर राज्य सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से, राज्य के चीफ सेक्रेटरी से और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे MLA MP है, प्रेस के माध्यम से उस सब मांगों को राज्य सरकार से बनवाए। उसमें शहीद का दर्जा देना, शहीद परिवार को 1 करोड़ की सहायता देना, अर्धसैनिक राज्य सैनिक कल्याण, अर्धसैनिक राज्य कल्याण बोर्ड का गठन करना, सैनिक स्कूल की तर्ज पर अर्धसैनिक स्कूलों का गठन करना, झंडा कोष स्थापित करना सैनिकों के लिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सुधार करना, डिस्पेंसरी खोलना। कई राज्यों ने तो यहाँ तक कहा, हम सीकर में थे, वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि संजीवनी एक उनकी योजना है, अगर 850 रुपये महीना एक परिवार उस संजीवनी का सदस्य बन जाए तो आज हम पूरा परिवार सारे जिलों के अस्पतालों में फ्री इलाज ले सकता है। इसी तरह से जैसे राजस्थान में है, इसी तरह से JNK में वहाँ पे एक सेहत करके योजना है, उन्होंने सबके गोल्डन कार्ड बनवा दिए हैं। जो अदालत में आए उनको शायद मालूम है, गोल्डन कार्ड बन गए हैं और सभी सदस्य पैरामिलिट्री के भी और सिविलियन भी उसका लाभ उठा सकते हैं और फ्री में चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। पीछे जाओ, वीडियो भी बना लीजिएगा। पर GST छूट, एक्समैन का दर्जा, और तो कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे ना। तो एक छोटी छोटी चीजों से जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद शुरुआत करते हैं, झाड़ू लगाने से लेके हम भी वही है ना। मैं भी चौकीदार, असली चौकीदार, ये सुविधाओं से महरूम। उम्मीद कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का दफ्तर यहाँ से 500 गज दूर, राजपथ नहीं कर्तव्य। अरे हमसे कर्तव्य परायण तो हमसे बढ़िया कौन जानता है। हम ही तो हैं जो देश की चाक चौबंद चौकीदारी निभा रहे हैं। आप बोलोगे 14 फरवरी को क्यों? क्योंकि पुलवामा डे पे हमने शहादत दी थी 40 जवानों की। उन जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित जंतर मंतर पे किए जाएंगे। ADG साहब कुछ बोले।
जो पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से हमारे पदाधिकारी एसोसिएशंस के आदि यहाँ आए हैं, वो इस चीज़ का द्योतक है कि इन अर्धसैनिक बलों की जो मांगे हैं बहुत समय से लंबित हैं। अब समय आ गया है कि सरकार उन पर सुनवाई करे और तत्परता से निर्णय ले। और आज बड़ी खुशी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों के पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए ये मांग की है कि जो भी हमारी लंबित मांगे हैं सरकार उन पर तुरंत निर्णय ले। जय हिंद, जय तेलंगाना। श्री के बाबू राव को भी जो है बिग सैल्यूट जाए कि जिन्होंने दान किया, जिसके कारण हम भोजन का आनंद लेंगे। अमेरिका तक आपका आशीर्वाद पहुंचे। के बाबू राव, थैंक यू सो मच। जनरल आनंद, ओके, थैंक यू सो मच।